नमस्कार दोस्तों। आज हम करने वाले हैं सामान्य विज्ञान का वार्षिक पेपर। उसका कोड है 993 पक्का। यही पेपर पैसे का विश्वास नहीं है तो देख लेना। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम करेंगे कक्षा 9 का वार्षिक पेपर सोशल साइंस का। उसको पूरा पेपर करेंगे और उसमें मैपिंग है, उसको मैपिंग को अलग से समझेंगे, इसी वीडियो में समझेंगे और डीपली समझेंगे। तो अब बात करते हैं हम। ये क्वेश्चन आएगा, पेपर आएगा आपको, ये दिख रहा है, ये आपको 75 नंबर का आएगा। इसमें 8 पेज हैं और 3 घंटे के अंदर इसको अपन को ये पूरा करना होता है। तो हम इसको पूरा कर देंगे। इसको याद कर लीजिएगा, इसमें से फंसेगा पेपर। तो हम बात करते हैं पहले ओटियों की। तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा का मान कितना है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। मैंने पहले से भर दिया, जिससे कि अपन जल्दी कम समय में ज़्यादा पढ़ सकेंगे। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात, ऑप्शन नंबर ब। जैकोबिन्स क्लब का लीडर कौन था? रेवोस्पेयर, ऑप्शन द। किस देश की संसद को ड्यूमा कहा जाता है? किसको कहा जाता है? रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? भारतीय संसद में कितने सदन हैं? 2 सदन हैं। करीम ने पालमपुर में कौन सा केंद्र खोला था? जो करीम व्यक्ति था ना, उसने पालमपुर में क्या खोला था? उसने पालमपुर में कंप्यूटर की दुकान खोली थी। किसकी? कंप्यूटर की दुकान। तो अपनी ये ओटी हो चुकी है। अपन इसके बाद करेंगे, अपन इसका खालिस्तान करेंगे। अपन ये ओटी तो हो गई। अपन खालिस्तान करेंगे। अब आगे अपन रिक्त स्थान पे। मानसून शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा में शब्द से हुई है डॉट डॉट। किससे हुई है? मौसम शब्द से हुई है। तो इसका सही आंसर क्या है? मौसम। ओटी नंबर 2। रूस में संपन्न किसानों को डॉट डॉट कहा जाता है। और रूस में जो किसान हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? रूस में किसानों को कुलक कहा जाता है। एक बार बता दूँ, रूस क्या है? रूस एक अनाज का बहुत बड़ा निर्यातक है। रूस एक अनाज का बहुत बड़ा निर्यातक है। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉट डॉट थे। जो संविधान सभा है ना अपने भारत की, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है। भारत का संविधान अपने नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त करता है? डॉट डॉट। तो 6। पहले अपने मौलिक अधिकार 7 थे, 1 हटा दिया संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो अपने अब भारत है ना, जो अपने नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है, 1 हटा दिया, पहले 7 थे, अब 6 बचे हैं। भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र वर्ष है 18 वर्ष। इसका मतलब है कि भारत में जो भी नागरिक है वो वोट डालने के लायक कब होगा? जब उसकी आयु 18 वर्ष हो जाएगी, तब वो अपनी प्रतिनिधि चुन सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सन में लागू किया गया था। और जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है वो कब लागू किया गया था? 2013 में। इसको दोस्तों सभी याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वरना नहीं हो तो लिख लीजिएगा। और लिखने से जो है कि आपको लिखने से 2 काम हो जाएंगे। एक तो आपका नोट भी हो जाएगा, नोट होने के साथ साथ लिखने से जल्दी याद होता है, और अपना लिखा हुआ थोड़ा जल्दी याद हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप इसको लिखते जाइएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। सत्य सत्य। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तर मैदान में बहने वाली पवनों में व्यापारिक पवनें कहते हैं असत्य, उनको तो लू कहते हैं। तो इसका पहला है ओटी असत्य। और दूसरा है, एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है। सत्य बिल्कुल। जो जनसंख्या की गणना है ना, एक निश्चित समय में आधिकारिक गणना करती है, तो उसको जनगणना कहते हैं। और भारत की जो जनगणना है ना, वो भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद की जाती है। भारत में अगर पूछी जाए जनगणना कितने वर्ष बाद की जाती है, भारत में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना की जाती है। तो ओटी नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। सन 1914 में रूस का जार निकोलस का शासन था। सन 1914 में रूस पर जार निकोलस का शासन था। सत्य, जार निकोलस शासन का था।
जो रूस का जार निकोलस था ना, उसने अपना त्यागपत्र कब दिया था? तो 2 मार्च 1917 को। और 1917 को ही रूस को रूसी क्रांति कहा जाता है, क्योंकि 1917 में ही रूस में रूसी क्रांति हुई थी। अब 4 नंबर की ओर आते हैं क्वेश्चन पे। हिटलर ने बर्लिन से आत्महत्या की थी। किससे? बर्लिन से आत्महत्या की थी। सत्य है। भारतीय वन अधिनियम 1865 में लागू किया गया था। भारतीय वन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1865 में लागू किया गया था। बेरोजगार में जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। बेरोजगारी में जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। सत्य है। बेरोजगारी में जनशक्ति संसाधन की बर्बादी होती है। सत्य भाई, वो तो वही। आ जाते अपन ओटी में। अपन करेंगे मैचिंग। अब जैसे इसमें दिया है भारत, तो इसमें भारत पहले को मिलाना है ई नंबर से। तो भारत क्या है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। कि भारत क्या है? एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। एशिया महाद्वीप का। इसमें दूसरा है मैंग्रोव वन मिलाना है डी नंबर से। ये तटीय क्षेत्र है, तटवर्ती क्षेत्र है। जो मैंग्रोव वन है ना, वो तटवर्ती क्षेत्र है। तो तटवर्ती ये क्षेत्र वहाँ पे पाए जाते हैं जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है। तो इसमें जो पेड़ होते हैं ना, वो पानी में ज़्यादा मजबूत बने रहते हैं, मैंग्रोव वन के पेड़। जनसंख्या नीति, इसको मिलाएंगे एफ से। सन 2000 में। जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? सन 2000 में। गेस्तापो कौन था? इसको मिलाएंगे सीधे गुप्तचर राज्य पुलिस। गेस्तापो कौन था? गुप्तचर राज्य पुलिस। बिरसा मुंडा कौन था? इसको मिलाएंगे अपन बी से छोटा नागपुर। संविधान सभा, तो इसको मिलाएंगे अपन दिसंबर 1940। तो ये अपनी सारी ओटी हो गई हैं। इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। याद कर लेंगे तो इससे आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि यही पेपर में फंसने वाला है। आप चेक कर लेना गारंटी के साथ। चलो हम नेक्स्ट की बात करते हैं। हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। तो इसके बड़े बड़े आंसर है ना, तो हमने यहाँ पे ना करके आगे बता दें इन सभी के आंसर। तो अभी हम आपको बता रहे हैं, वो एक एक से दिखा देंगे। इसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। स्टेट जनरल की बैठक कहाँ हुई थी? 1789 में स्टेट जनरल की बैठक फ्रांस की वर्साई में हुई थी। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसको कहते हैं नाजीवाद। ऐसे आप सभी को इसके मैं आंसर दिखाया था। अजय, क्वेश्चन नंबर 5 का एक वाक्य इनका पहला। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब स्टेट जनरल की बैठक कहाँ हुई थी? 1789 में स्टेट जनरल की बैठक फ्रांस के वर्साय में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 5वें वाले का ही। दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल प्रसिद्ध जर्मनी दार्शनिक कार्ल मार्क्स की रचना है। 4 वाले पे देखते हैं। हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे क्या कहते हैं? हिटलर ने जिस विचारधारा को जन्म दिया था उसे नाजीवाद कहते हैं। पंथनिरपेक्ष का क्या अर्थ है? पंथनिरपेक्ष का अर्थ है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और वह सभी धर्मों को समान मानना और स्वतंत्रता प्रदान करता है। अब 5 का ही 6 वाला क्वेश्चन। भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किस संस्था द्वारा किया जाता है?
भारत में निर्धनता रेखा का आकलन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन NSSO द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यह कार्य नीति आयोग ने मार्गदर्शन में होता है, नीति आयोग के मार्गदर्शन से होता है। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लग रही वीडियो तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लिए चैनल, जिसको अभी आपके अगले दिन, इसके नेक्स्ट दिन 16 तारीख को विज्ञान का पेपर भी आने वाला है, तो उसकी भी आपको लिंक मिल जाएगी और आप देख सकते हो पूरा पेपर इसी में से आएगा। और जिससे कि आप विज्ञान का पेपर भी अच्छे से कर सकें, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस पेपर को देख जा सके और अच्छे नंबर से प्राप्त कर सकें। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, जरा भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरी विस्तार लिखिए। जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, और क्वेश्चन नंबर 6 का भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार लिखना है, अथवा वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, चलिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 ये लगा है, अक्षांशीय विस्तार मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। और देशांतरी विस्तार की बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच है। जो क्वेश्चन नंबर 6 था उसका आते वाला भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताइए। तो भारत के प्रमुख पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। अगर आपको इससे समझ में नहीं आया हो तो हम आपके लिए एक और उपाय रखते हैं। आपको इससे समझ में नहीं आया तो हम आपको मैप से समझाते हैं, जो कि आपको क्लियर समझ में आएगा और आपको एकदम याद भी हो जाएगा, मैप बनना भी आएगा कि कौन सा देश। चलिए आगे दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन था ना, भारत की भौगोलिक स्थिति। भारत की भौगोलिक स्थिति मुख्य भूमि जी नीचे दिया गया नीचे दिया गया है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट पूर्वी उत्तरी अक्षांश है और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अब अजय अपन जो तो आपने देख लिया, अपन बात करते हैं पूर्व से भारत की है ना, जो पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम की दूरी कितनी है? 2933 किलोमीटर। और भारत की जो है ना, पूर्व में क्या है? पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम में गुजरात है। भारत में अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात के बीच में कितने समय का अंतर है? तो भारत में अरुणाचल प्रदेश से गुजरात के बीच में 2 घंटे का समय अंतर है, 2 घंटे का। तो जहाँ तक पूछा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश से और गुजरात के बीच में कितने समय अवधि का अंतर है, तो 2 घंटे का अंतर है। और अपन बात करेंगे उत्तर से, जो उत्तर है ना, उससे दक्षिण तक की दूरी कितनी है? उत्तर से दक्षिण की दूरी है 3214 किलोमीटर। क्या कि 3214 किलोमीटर दूरी है उत्तर से दक्षिण तक की। अब हम बात करेंगे पड़ोसी देशों के। पड़ोसी देश तो बात करेंगे, साथ साथ हम वो भी बता देंगे कि उससे सीमा साझा करने वाले राज्य। अब क्वेश्चन उसमें था कि भारत के पड़ोसी देश, तो हम उसके साथ साथ कुछ और भी एक्स्ट्रा बताएं, जिससे कि आपको पेपर में आसानी होगी। पूछा जाता है पाकिस्तान के से भारत के कौन कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं, तो अपन को नहीं पता होता, इसलिए मैं उसको आप दिखा देता हूँ। चलिए दोस्तों, ये हैं भारत अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले राज्य। इधर आपने देखा है ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सीमा साझा करता है किससे? लद्दाख से। जो अफगानिस्तान है ना, ऊपर की साइड है, तो ये लद्दाख अकेले से सीमा साझा करता है। अब बात करें अगर अपन पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान है ना, वो अपने भारत का पड़ोसी देश, जो अपन जिससे ज़्यादातर अपन से लड़ाई होती रहती है, तो वो है लद्दाख। वो किस किस से सीमा साझा करता है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये 5 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन? पाकिस्तान। हम बात करें चीन की, जो ऊपर की साइड है वो चीन, तो ये अरुणाचल प्रदेश, जिधर सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, ये लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और ये अरुणाचल प्रदेश,
तो ये चीन है ना, ये भी 5 राज्यों की सीमा का सहायता करता है। और जो पाकिस्तान है ना, वो लद्दाख, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू कश्मीर। तो ये भी 5 राज्य सीमा का सहायता करता है पाकिस्तान। और चीन भी 5 राज्य सीमा सहायता करता है। अब बात करते हैं नेपाल की। जो नेपाल आएगा ना, वो भारत के उत्तराखंड से सीमा सहायता करता है, उत्तर प्रदेश से सीमा सहायता करता है, उत्तर प्रदेश से, और बिहार से सीमा सहायता करता है, सिक्किम से सीमा सहायता करता है, और पश्चिम बंगाल से भी सीमा सहायता करता है। अब बात करेंगे भूटान की। तो भूटान हमारे 4 राज्यों से सीमा साझा करता है, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश भी हमारे 5 राज्यों से सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। एक मात्र भारत का ऐसा राज्य है जो पश्चिम बंगाल उसको तीनों ओर से घिरा हुआ है, वो कौन सा है? त्रिपुरा। त्रिपुरा को वो बांग्लादेश है ना, वो तीनों ओर से घिरा हुआ है। चलो, आपने जहाँ तक कि अपने सारे देश हो गए। अब नीचे ये पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। और ये पड़ोसी राष्ट्र जाएगा मिजोरम। म्यांमार करता सीमा आंध्र प्रदेश से, नागालैंड से, मणिपुर, मिजोरम। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्यों से करता है। चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है, दो आप किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 है, दो आप किसे कहते हैं और प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप, जो क्वेश्चन नंबर 2 आव है ना, पहले आप जो आप का मतलब समझ लीजिएगा। दो आप 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक तो दो और प्लस आव। तो आव का अर्थात होता है पानी, मतलब 2 नदियों के बीच का भाग ही दो आव कहलाता है। अर्थात 2 नदियों के बीच का जो भाग होता है वो दो आव है। और प्रायद्वीप क्या है? जो प्रायद्वीप होता है ना, प्रायद्वीप वो कहलाता है जो भारत का ऐसा भूखंड जो तीनों ओर जलराशियों से घिरा हो, वो प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे कि अपना भारत का जो कर्क रेखा से नीचे आ जाते हैं ना, वो प्रायद्वीपीय भारत कहलाते हैं। दक्षिणी भारत है ना, वो प्रायद्वीपीय भारत है, क्योंकि देखना वो तीनों जलाशय से घिरा है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर। तो तीनों ओर जलाशयों से घिरा हुआ भाग प्रायद्वीपीय कहलाता है। तो हम इसके आंसर से देख लेते हैं आंसर। चलो, दो आव किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 7, दो नदियों के बीच की भूमि दो आव कहा जाता है, जैसे गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र। तो 2 नदियों के बीच का जो भूमि होती है ना, उसको दो आव कहते हैं, जैसे गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र। और इसका तो हवाला देखते हैं। प्रायद्वीप क्या है? प्रायद्वीप भूमि का वह भाग है, क्या? प्रायद्वीप भूमि का वह भाग है जो तीनों ओर से पानी से घिरा होता है, और एक और मुख्य भूमि से जुड़ा होता है, जैसे दक्षिण भारत। मैं बता देना, जो कर्क रेखा है ना, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक तो उत्तरी भारत, एक दक्षिणी भारत। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, प्रायद्वीपीय भारत को ही दक्षिणी भारत कहा जाता है। और जो उत्तरी भारत है उसको, जिसमें हिमालय आता ना, वो उत्तरी भारत है। हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। दक्षिण भारत की 2 मुख्य नदियों के नाम लिखिए, अथवा है नदियों के प्रदूषण कम करने के कोई 2 उपाय लिखिए। चलो देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण भारत की प्रमुख 2 नदियों के नाम। दक्षिण भारत की 2 मुख्य नदियां गोदावरी और कृष्णा हैं। जो गोदावरी नदी है वो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। अब अथवा वाले पे देखते हैं, नदियों के प्रदूषण को कम करने के कोई 2 उपाय। तो पॉइंट नंबर 1,
औद्योगिक कचरे और रसायनों को बिना उपचार किए नदियों में बहाने से रोकना। और पॉइंट नंबर 2, शहरों में सीवेज गंदे पानी को नालियों में डालने से पहले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ करें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मौसम और जलवायु में अंतर। मौसम और जलवायु में अंतर ये देख लीजिएगा 2 हैं। यह वायुमंडल की अल्पकालिक दिन प्रतिनिधि या घंटे दर घंटे अवस्था है। जो मौसम होता है ना, वो वायुमंडल की क्षण भर की अवस्था बताता है। तो जलवायु होती है, ये किसी बड़े क्षेत्र के लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक के मौसम की अवस्था परिस्थिति पर औसत स्थिति होती है। इसका अर्थ है भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए, अक्षांश और हिमालय पर्वत। हम बात करें अक्षांश की। भारत के बीच में कर्क रेखा गुजरती है जो उसके उत्तर और दक्षिण की जलवायु में अंतर पैदा करती है। हिमालय पर्वत, यह उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं जो रोकते हैं और मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा कराता है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखते हैं। अछत वनस्पति किसे कहते हैं? वह वनस्पति जो पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से उगी है और जिस पर लंबे समय तक मानवीय हस्तक्षेप नहीं होता है उसे अछत वनस्पति कहते हैं। इसका तरीका है, वन से होने वाले 2 लाभ लिखिए। वन हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वन से हमें लकड़ी, जड़ी बूटी और अन्य कीमती संसाधन प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। मृत्यु दर किसे कहते हैं? एक निश्चित समय अवधि आमतौर पर 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वाले लोगों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। और अथवा वाला इसका जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए, भूमि आकृति, जल की उपलब्धता। अब पॉइंट नंबर 1, भूमि आकृति। लोग आमतौर पर उबड़ खाबड़ पहाड़ों में बजाय समतल मैदानों में रहना पसंद करते हैं। जल की उपलब्धता, घनी आबादी वाले क्षेत्र अक्सर नदियों के पास होते हैं जहां पानी आसानी से उपलब्ध होता है। क्वेश्चन नंबर 12, टोग्या खेती किसे कहते हैं? टोग्या एक ऐसी कृषि प्रणाली है जिसे स्थानीय किसान वन विभाग द्वारा लगाए गए नए पेड़ों की जानकारी के बीच खाली जमीन पर खेती करते हैं। जब पेड़ बड़े होकर जमीन को ढक लेते हैं तो किसान दूसरी जगह चले जाते हैं। अथवा वाला है, घुमंतु खेती किसे कहते हैं? घुमंतु खेती कृषि की वह प्रणाली जिसमें किसान जंगल के एक हिस्से को काटकर और जलाकर साफ कर देते हैं, फिर कुछ वर्षों तक खेती करते हैं। जब मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है तो वे उस स्थान को छोड़कर नए स्थान पर चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, मासाई समुदाय से उनके चारागाह छिन गए थे, 2 कारण लिखिए। मासाई समुदाय के चारागाह छिनने के 2 कारण निम्नलिखित हैं। औपनिवेशिक विस्तार, यूरोपीय शक्तियों ने उत्तम चारागाहों को अपने कब्जे में लेकर उन्हें गोरों के लिए सुरक्षित कृषि क्षेत्र बदल दिया। राष्ट्रीय उद्योग की स्थापना, कई चारागाहों को मसाई मारा और सेरेंगेटी जैसे नेशनल पार्क में बदल दिया गया जहां पशु चराने पर रोक लगा दी गई। इसका अर्थ वाला, रायका समुदाय के लोग कहाँ जीवन यापन कैसा है? रायका समुदाय के लोगों का जीवन यापन कैसा है? रायका राजस्थान के रेगिस्तान के इलाके में रहता है। यह चारागाह समुदाय है। यह खेती के साथ साथ पशुपालन, मुख्यतः ऊँट और भेड़ बकरी करते हैं। मानसून के दौरान वे अपने गांव में रहते थे, लेकिन चारे की कमी होने पर वे अक्टूबर के पास नए
चरागाहों की तलाश में दूसरे इलाकों पर चले जाते थे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखिए। निर्वाचन प्रतिनिधि, सरकार का चुनाव जनता द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से किया जाता है। कानून का शासन, लोकतंत्र में सभी नागरिक कानून के समक्ष समान होते हैं और शासन संविधान के नियमों के अनुसार चलता है। जो शासन होता है ना, वो संविधान के नियमों के अनुसार चलता है। अथवा वाला, गैर लोकतांत्रिक सरकार के कोई दो दोष लिखिए। जवाबदेही का अभाव, जिन सरकारों को जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होना पड़ता, जिससे वे अपनी मर्जी से फैसले लेती हैं। मानवीय अधिकार का हनन, अक्सर ऐसे सरकारों ने नागरिकों को बोलने, संगठन बनाने या विरोध करने की आज़ादी नहीं होती। हम बात करेंगे 15। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? चुनाव के उद्देश्य से पूरे देश या राज्य अनेक छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, जहां के मतदाता अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं। इस भौगोलिक क्षेत्र को निर्वाचन चुनाव या सीट कहा जाता है। जो निर्वाचन होता है ना, निर्वाचन क्षेत्र होता है ना, भारत में चुनाव के लिए जो चुनाव वाले उसके लिए तो क्या है, भारत को अनेक छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, जिससे कि वहाँ पर अलग अलग तरीके से चुनाव करा सकें। आता वाला है, मतदाता सूची से आप क्या आशय है? मतदाता सूची मतलब कि वोटर लिस्ट, नॉर्मल बात है, इसको वोटर लिस्ट बोलते हैं। उन सभी व्यक्तियों की एक आधिकारिक सूची होती है जो मत करने के पात्र होते हैं। इसमें चुनाव से पहले अपडेट किया जाता है ताकि इसका मतदाताओं के नाम जुड़ सके। क्वेश्चन नंबर 16। पालनपुर में बिजली के प्रसार के किसानों मदद कीजिए। सिंचाई में सुविधा, इसमें मदद कीजिए। सिंचाई में सुविधा और बहुविधि फसल प्रणाली। सिंचाई में सुविधा, बिजली आने से किसानों ने रहट की जगह बिजली से चलने वाले नलकूप का प्रयोग शुरू किया, जिससे ज़्यादा क्षेत्र में प्रभावी सिंचाई संभव हुई। बहुविधि फसल प्रणाली, बेहतर सिंचाई के कारण किसान एक साल में 2 या 3 फसलों आसानी से उगाने लगे, जिससे अधिक आय में वृद्धि हुई। अथवा वाला, पालनपुर में कौन कौन सी गैर कृषि क्रियाएं होती हैं? तो पालनपुर में मुख्य रूप से निम्नलिखित गैर कृषि क्रियाएं होती हैं। डेयरी, तो लोग भैंस पालते हैं और दूध पास के शहरों में बेचते हैं। लघु स्तरीय विनिर्माण, जैसे गुड़ बनाना। दुकानदारी, गांव में छोटी जनरल स्टोर की दुकान। परिवहन, रिक्शा, तांगा, जीप और ट्रक चलाना। हम बात करते हैं 17। बर्फ स्टॉप क्या था? बफर स्टॉप क्या था? बफर स्टॉप सरकार द्वारा भारतीय खाद्य नियम FCI के माध्यम से खरीदे गए अनाज, मुख्य रूप से गेहूं और चावल का भंडार है। इसका मुख्य उद्देश्य अनाज की कमी वाले क्षेत्रों में और अनाज की गरीबी तबकों को अनाज मूल्य से कम कीमत पर अनाज वितरित करना है। जिसके अलावा यह फसल खराब होने या प्रतिकूल मौसम में दौरान भोजन की कमी को रोकने में मदद करता है। और अथवाला इसका अत्योपत अन्य योजना की 2 विशेषताएं। गरीब में सबसे गरीब के लिए, ये योजना समाज में सबसे निर्धन परिवार को लक्षित करती है। सस्ते दामों पर अनाज, इस योजना के तहत पात्र परिवारों को प्रति वर्ष 35 किलोग्राम अनाज, जैसे 3 रुपये प्रति किलोग्राम चावल, 2 रुपये प्रति किलो गेहूँ, बहुत ही रियायत दरों पर उपलब्ध कराया जाता है।
स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव का विस्तार से समझाइए। स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की आधारशिला है। इसका अर्थ है स्वतंत्रता, मतदान बिना किसी दबाव, भय या लालच के अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने के लिए स्वतंत्र हो। निष्पक्ष, सभी उम्मीदवारों और दलों को समान अवसर मिलने चुनाव कराने वाली संस्थाएं पूरी तरह स्वतंत्र और तटस्थ होनी चाहिए। इससे धांधली, फर्जी मतदान या सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 का अथवा वाला है। लोकतंत्र में चुनावों की जरूरत क्यों है? कोई 3 कारण लिखिए। आप इसके फोटो खींच लीजिएगा। ये इसके 3 फैक्ट हैं। अब मैं बढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 3 कार्य लिखिए। ये राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 3 कार्य लिखे हैं। मानव अधिकारों का उल्लंघन से संबंधित मामलों की जांच करना, जेलों और संरक्षण गृहों का दौरा कर वहां रह रहे लोगों की स्थिति का जायजा लेना, जनता के बीच मानव अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना। और ये अथवा का है। सूचना का अधिकार क्या है? आम जनता को किस अधिकार से क्या लाभ होता है? सूचना का अधिकार आरटीआई इसका फुल फॉर्म है सूचना का अधिकार। एक ऐसा कानून है जो नागरिकों को सरकार और उसके विभागों से किसी भी कार्य या निर्णय की जानकारी मांगने का अधिकार देता है। इससे प्रशासन में पारदर्शिता आई है, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है और जनता शासन के प्रति अधिक जागरूक हो गई है। क्वेश्चन नंबर 20, मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा की क्या भूमिका रही है? अब इनका फोटो खींच लीजिएगा या फिर नोट कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ाते हैं। जो 20 का अथवा वाला है, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 21, भारत में निरंतरता के कोई 4 प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। तो जनसंख्या वृद्धि, बेरोजगारी, निरक्षरता, आय की असमानता। तो फोटो खींच लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। अथवा क्वेश्चन नंबर 21 का ही अथवा वाला है। भारत में निरंतरता दूर करने की कोई 4 मुख्य कार्यालय का वर्णन कीजिए। मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। भारत की निर्धनता को दूर। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। भारत की संसद के प्रमुख 4 कार्य लिखिए। तो भारत की संसद की सर्वोच्च विधायी संस्था है जिसके 4 कार्य निम्नलिखित हैं। कानून बनाना किसका है? विधायी कार्य। संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य देश के लिए नए कानून बनाना और पुराने कानून के आवश्यक संशोधन करना है। यह संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनती है। कार्यपालिका का नियंत्रण। संसद विभिन्न माध्यमों जैसे प्रश्नकाल, शून्यकाल, अविश्वास प्रस्ताव द्वारा सरकार को ही कार्यपालिका कहते हैं की गतिविधियों पर नजर रखती है और उसे जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखती है। वित्तीय देश के बजट को पारित करना संसद का कार्य है। सरकार संसद की अनुमति के बिना न तो कोई नया टैक्स लगा सकती है और न ही संचरित निधि से धन खर्च कर सकती है। संविधान में संशोधन। संसद के पास संविधान के किसी भी हिस्से में बदलाव करने या सुधार करने की शक्ति होती है, हालांकि यह संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकती। क्वेश्चन नंबर 22 का ही अथवा
भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो भारत की प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री भारत की सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है। इसकी प्रमुख शक्तियाँ इस प्रकार हैं। मंत्रिपरिषद का गठन। प्रधानमंत्री मंत्रियों का चयन करता है और राष्ट्रपति को अपनी नियुक्ति की सलाह देता है या मंत्रियों को उसके विभाग आवंटित करता है। मंत्रिमंडल की अध्यक्षता। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है और सरकार के प्रमुख के निर्णय को प्रभावित करता है। सरकार और राष्ट्रपति के बीच कड़ी। प्रधानमंत्री सरकार के सभी निर्णयों और प्रशासनिक कार्यों की जानकारी राष्ट्रपति को देता है। नीति निर्धारण। देश की आंतरिक और विदेशी नीतियों को तय करने में प्रधानमंत्री की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। लोकसभा का नेता। वह सदन का नेता होता है जो सदन में सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण घोषणा करता है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 इसमें दिया गया क्वेश्चन नंबर 23। छोटा नागपुर पठार नर्मदा। क्वेश्चन इसको मानचित्र पर दर्शाना है। छोटा नागपुर पठार नर्मदा मालावा तट सतपुड़ा श्रेणी थारमस्थल अरावली कोरोमंडल तट लक्षद्वीप। अब देखते क्वेश्चन नंबर 23। छोटा नागपुर का पठार यह मुख्य रूप से झारखंड और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में स्थित है। नर्मदा नदी यह मध्य प्रदेश के विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी के बीच से बहती है और अरब सागर में गिरती है। सतपुड़ा श्रेणी यह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच के पास स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। मालावा तट भारत के पश्चिमी तट पर स्थित दक्षिणी भाग जिसे मुख्यलल का तट कहते हैं। थारमस्थल राजस्थान के पश्चिमी भाग में। अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के बीच से दिल्ली तक फैली पर्वत श्रृंखला। कोरोमंडल तट भारत के पूर्वी तट का दक्षिणतम हिस्सा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र। लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित भारत का द्वीप समूह लक्षद्वीप। एक और मैप से देख ये दिख रहा है आपको छोटा नागपुर का पठार। हम बात करते हैं भारत के मैप के बारे में। ये भारत का राजनीति मैप है। तो भारत का मैप है ना, तो इसमें भारत के मैप में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें से जो भारत के ये दिख रहे हैं ये भारत के पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान, ये पड़ोसी देश है अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। और एक ये मालदीव, जो भारत के पड़ोसी देश हैं। तो भारत में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम बात करेंगे भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश के नाम। तो पहला है एक लद्दाख, जम्मू कश्मीर 2, चंडीगढ़ 3, दिल्ली 4, दादरा नगर हवेली और दमन दीव 5, पुडुचेरी 6 और अंडमान निकोबार 7 और लक्षद्वीप 8। तो भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं। अब हम बात करेंगे भारत के पड़ोसी देश की। तो भारत के पड़ोसी देश देख लेंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। और श्रीलंका, ये भारत के पड़ोसी देश हो गए। अब हम बात करें भारत के जो पड़ोसी देश हैं ना, वो भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं, अपन ये चेक करेंगे। भारत के किन किन राज्यों से सीमा साझा करते हैं, चलिएगा देखते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य हैं। तो अफगानिस्तान है जी, अफगानिस्तान करता है सीमा साझा लद्दाख से।
पाकिस्तान करता है ये 5 राज्यों की सीमा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात से। और जो नेपाल है ना वो करता है 5 राज्यों की सीमा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम, पंजाब, पश्चिम बंगाल। और इसके बाद जो बांग्लादेश है ना, ये रहा बांग्लादेश इधर, तो बांग्लादेश करता है 5 राज्यों से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इधर ये भूटान करता है 4 राज्यों से सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, आंध्र प्रदेश। ये म्यांमार है ना तो ये 4 से करता है आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। चीन है ये 5 राज्य से करता है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख हो गए सभी राज्य। और इधर अरब सागर, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर। हम बात करेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति। जो भारत की भौगोलिक स्थिति है ना, जो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैली हुई है और 68 डिग्री 7 मिनट से 57 डिग्री 25 मिनट पूरी दिशा तक फैली हुई है। तो उत्तर से दक्षिण तक की दूरी 3214 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 2933 किलोमीटर है। और ये कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है, ये उत्तरी भारत और ये दक्षिणी भारत। उत्तरी भारत और ये दक्षिणी भारत। हम बात करेंगे कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा, तो जो कर्क रेखा की ना भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। कितने राज्यों से होकर? 8 राज्यों से होकर। तो कौन कौन से ये क्रमशः हैं? तो पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्य हो गए। हम बात करें भारत की बेसिक जानकारी। जो भारत की बेसिक जानकारी दी गई इसको याद कर लीजिएगा, ये पूछी जाती है ज़्यादातर। भारत की भौगोलिक के भारत की राजधानी नई दिल्ली। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य याद कर लीजिएगा, फुट कीजिएगा अभी। और एक ये है जिसको याद करना इम्पोर्टेंट है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये भारत का क्षेत्रफल है, इसको तो आप याद कर लीजिएगा। ये तो 100% आता है हर बार, एक बार नहीं हर बार आता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कौन सा बड़ा राज्य है? 7वां बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? 15,200। भारत की कुल तटरेखा द्वीप समूह सहित कितनी है? तटरेखा की सीमाएं द्वीप समूह सहित कितनी है? 7,516 किलोमीटर। भारत कितने देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है? 7 देशों के साथ। ये जानकारी दी गई, इसको याद कर लीजिएगा पूरी। अब हम बात करते हैं कि भारत के पर्वत और पहाड़ियों की। भारत में जो ये तो पूछे जाते हैं, एक विंध्याचल की पहाड़ियाँ, ये हर बार पूछी जाती है। विंध्याचल की पहाड़ियाँ, अरावली की पहाड़ियाँ, सतपुड़ा की पहाड़ी, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये पूछी जाती है। यहाँ उत्तरी सरकार वो इसी को ही कहते हैं। और शिवालिक पूछा जाता है, हिमालय, गारो काशी जयंती। तो ये पहाड़ियाँ हैं, इसको याद कर लीजिएगा। इसमें आपको क्लियर नहीं दिख रही तो मैं दूसरा फोटो देता हूँ आपको, इसमें देख लीजिएगा। इसमें विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, पीर पंजाल, शिवालिक, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और गारो काशी जयंती, तीनों पहाड़ियाँ हैं। तो ये काशी पहाड़ी है ना, यहाँ पे विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। किस पहाड़ी पर? काशी पहाड़ी पर। विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है काशी पहाड़ी पर। ये हिमालय पार पर्वत हैं, ये हिमालय के पार पर्वत 3 हैं। ये भी पूछे जाते हैं क्रमशः। कौन कौन से हैं? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। ये तीनों लद्दाख में स्थित हैं। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये हिमालय, इसको याद कर लीजिएगा। इसका अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत के तटीय क्षेत्र। जो भारत का तटीय क्षेत्र है ना, भारत का प्रायद्वीपीय भारत, तो ये हैंगे
जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है, जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, उसके ये तट वाले राज्य हैं जो समुद्र से टच सीमा करते हैं ना, इनके बारे में समझेंगे अपन। तो भारत के जो कि अब का ना कितने राज्य सीमा करते हैं समुद्र से? भारत के 9 राज्य समुद्र से सीमा करते हैं। तो पश्चिमी तट पर कितने राज्य करते हैं? 5। और पूर्वी तट पर कितने करते हैं? 4। अपन सबके नाम जानेंगे और ये ट्रिक दी गई है, इस ट्रिक से अपन इन सभी को याद भी कर लेंगे अभी। ये ट्रिक मैंने इसलिए लगाई है ट्रिक वाला फोटो, जिससे आपको तुरंत याद हो जाएंगे, वो भी क्रमशः। तो गुम हुआ गोवा का केला बाटा। तो गु ते गुजरात, मा ते महाराष्ट्र, गोवा ते गोवा, का ते कर्नाटक, के ते केरल, वा ते वेस्ट बंगाल, कोई बोलते हैं पश्चिम बंगाल, ओ ते उड़ीसा, ए ते आंध्र प्रदेश, टी ते तमिलनाडु। तो ये 5 राज्य इधर हैं, कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। और 4 इधर हैं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसको क्रम से याद कीजिएगा। अब बनाते हैं भारत की झीलें। भारत की जो प्रमुख झीलें ना, जो जहाँ तक पूछी जाती हैं, उनके बारे में याद करेंगे। तो उत्तराखंड में से पूछी जाती हैं। उत्तराखंड में से उत्तराखंड में नैनीताल, भीमताल और सीताल, ये पूछी जाती हैं। अब बात कर जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर से पूछी जाती हैं, डच झील कहाँ, बुलार झील कहाँ है? राजस्थान पूछी जाए तो सांबर झील कहाँ है? जयसमंद। और महाराष्ट्र में लीनार झील, केरल में, तमिलनाडु में ये तो है, आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील, ये भी पूछी जाती है। उड़ीसा में चिल्का झील, ये तो इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है। ये झीलें याद कर लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। हम बात करते हैं भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये भारत के सभी राष्ट्रीय उद्यान दिए गए हैं अलग अलग एरो करके। आप एरो से समझिए कौन कौन। एक मध्य प्रदेश का एरो है, जिसका एरो है, एरो के हिसाब से समझिए कौन सा एरो किसका है, इस हिसाब से याद कर लीजिएगा। ये भारत के इसमें से जो इम्पोर्टेंट हैं, ऐसे मध्य प्रदेश के याद कर लीजिएगा, उत्तर प्रदेश का याद कर लीजिएगा, जम्मू कश्मीर का याद कर लीजिएगा। ऐसे कुछ जगह के नाम है जो जहाँ तक भी जाते हैं, उनको याद कर लीजिएगा। हम बात करते हैं भारत के सभी राज्यों की प्रमुख नदियाँ। तो उत्तर प्रदेश में पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में गंगा यमुना, झारखंड में हरियाणा में यमुना, छत्तीसगढ़ में महानदी, राजस्थान में लूनी नदी, चंबल नदी, गुजरात में साबरमती, नर्मदा, महाराष्ट्र में गोदावरी, कृष्णा। ये सभी नदियों के बारे में किस किस राज्य में पाई जाती हैं। हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, जिससे वो भी इस वीडियो को देख सकें। अगले दिन इसका पार्ट 2 में विज्ञान का पेपर आएगा। पार्ट 2 को जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि विज्ञान का पेपर आपको देखना चाहिए। अब वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम आपको विज्ञान का पेपर की लिंक, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन को अलाउ कर ले, जिसके विज्ञान के लिंक आपके पास सबसे पहले आ जाए। और हम इसके बाद जो विज्ञान का पेपर है उसका पूरा सलूशन देंगे, जिस पेपर के जैसे उसमें जो आपको इम्पोर्टेंट चित्र बता देंगे, जिनकी आने की संभावना पूरी होगी। धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं।